सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका स्वागत है भाई। आज डेट हो गई है 13 अगस्त 2025 और हम जीएनएम पढ़ेंगे। आज बुधवार है, वेडनेसडे, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है अमित भाई, वो चल रहा है बोन्स एंड जॉइंट्स। बोन्स एंड जॉइंट्स में कौन से पेज पे है, कोई बताएगा भाई? पेज नंबर 290 है शायद। पेज नंबर 290 पे है। और हमारा ये एसबीएस चल रहा है। एसबीएस की जगह क्या चल रहा है एक तरह से? सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट। एसबीएस ऑफ द बोन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स के अंतर्गत चल रहे हैं। पेज नंबर 290 पे हम हेडिंग पढ़ेंगे, इन्फ्लामेटरी थिकनिंग एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। पैगट्स डिजीज भी बोलते हैं अमितपाल भाई इसको, पैगट्स डिजीज। कह रहे हैं दिस क्रॉनिक डिसऑर्डर बिगिंस विद इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ बोन सेल्स डिग्रेडेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं ओस्टियोक्लास्ट्स। ये जो क्रॉनिक डिसऑर्डर है, पहली बात तो इसकी शुरुआत होती है जब बोन सेल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और ये बोन सेल डिग्रेडेशन को इन्होंने ओस्टियोक्लास्ट ब्रैकेट में कहा। एज दीज डिजीज प्रोग्रेसिव द बोन्स बिकम डिफॉर्म्ड एंड थिकन्ड। और जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करता है तो बोन्स जो हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं और थिकन्ड हो जाती हैं जगह जगह से। कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे बताया है, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन। इसमें भी जिस लोकेशन की जो बोन डिफॉर्म हो रही है, जो बोन थिकन्ड हो रही है, उसके हिसाब से ही उसका सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा होगा। फेस में अमित भाई फंक्शन से भी देख सकते हैं। हाँ, जब फंक्शन के आधार पर पता चलेगा। अगर फोर आर्म की ये रेडियस अल्ना में है, या टीबिया फिबुला में है, या फीमर में है, ह्यूमरस में है, जहां भी है उसकी लोकेशन के हिसाब से इसका कॉन्फ्लिक्ट आएगा सेल्फ वर्थ का। और वो पर्टिकुलर बोन क्या काम करती है आपके जीवन में, उससे रिलेटेड सिचुएशन रही होगी, है जी। फेस में कह रहे हैं एट फर्स्ट हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं सेल माइनस सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। शुरुआत में तो हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा जहां पे सेल माइनस होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स होंगी। फिर कह रहे हैं हीलिंग फेज अगर आएगी तो वहां पे सेल प्लस स्टेबलाइजेशन ऑफ डिफॉर्म्ड बोन्स। हीलिंग फेज में सेल प्लस होंगी और स्टेबलाइजेशन होगा डिफॉर्म्ड बोन्स का फिर से। तो न्यू मेसोडर्म से ये बनी है। अगर ये शुरू में हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में सेल माइनस में जा रही है तो। और करें देन अल्टरनेशन विद कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, और फिर से कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज का अल्टरनेशन आएगा, अल्टरनेटिंग आएगी फिर। यानी कि कभी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में जाएगा, कभी हीलिंग में जाएगा। इसीलिए वो डिस्टॉर्टेड हो गई अमित भाई बोन। कभी बनेगी, कभी डिस्ट्रॉय होगी, कभी बनेगी, कभी डिस्ट्रॉय होगी। तो वो डिफॉर्म्ड, थिकन्ड, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी एक तरह से। इस क्रॉनिक होने लगेगी, यानी इसी वजह से ये हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है ना। हाँ, क्रॉनिक है ना बेटा। शुरू में कहा नंदीप से, कहा द क्रॉनिक डिसऑर्डर है ये, और इसकी शुरुआत ही इससे होती है। और हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अगर कहीं भी हैंगिंग आ गया तो ऑटोमेटिकली क्रॉनिसिटी तो है ही है बनी हुई इसके पीछे। थेरेपी में कह रहे हैं ऊपर जो है ये थिकनेस ऑफ बोन्स आ रही है, और यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स आ रही है। ये थोड़ा सा एक बार हैंगिंग, ये शुरुआत आप शायद अभी जुड़े हो इसमें, मैं शुरू से पढ़ देता हूँ, 2 लाइन पहले से समझ में आ जाएगा। बेसिकली उसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि ये जो क्रॉनिक डिसऑर्डर है इसमें बोन सेल डिग्रेडेशन बढ़ता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये डिजीज आगे बढ़ता तो उन्होंने बताया कि बोन हो जाएगी डिफॉर्म और थिकन्ड। वो क्यों होगी, फेस में आके पता चलेगा जो आप पूछ रहे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले जब हैंगिंग एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसमें सेल माइनस और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होगी। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स का मतलब एक तरह से डीकैल्सिफाइड हो जाएगी, या उसमें सेल डिग्रेडेशन होगा,
जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन नहीं हम पढ़ते हैं डॉक्टर दीपशिका, उसमें जो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में चेंज होने लगता है, या कनेक्टिव टिश्यू फैटी टिश्यू में फैटी टिश्यू में चेंज होने लगता है, तो उसको सॉफ्टनिंग कहेंगे। तो इस तरह से तो हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में। लेकिन जब इसकी हीलिंग फेस वाली अल्टरनेशन में आएगी दीपशिखा, तो उधर एक तो सेल प्लस होने लगेंगी, और वो जो डिफॉर्म्ड बोन्स हो गई थी वो स्टेबलाइज होने की कोशिश करेंगी फिर से, यानी कि जो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स थी। तो यहाँ पे जब ये स्टेबलाइजेशन की कोशिश करेंगे तब थिकनिंग होगी ना बॉस फिर? हाँ, वही तो, सेल प्लस और स्टेबलाइजेशन के दौरान थिकनिंग होगी। तो जो कुछ तो पार्ट इसका थिकनिंग, अब इसमें दो प्रोसेस पैरेलल चलते रहेंगे दीपशिका। एक्टिव की वजह से वहाँ थिनिंग हो रही होगी, और हीलिंग की वजह से वहाँ थिकनिंग और सेल प्लस हो रहा होगा। तो इसीलिए फिर ये एक तरह से डिफॉर्म हो जाएगी। डिफॉर्म होने का कारण भी तो यही है ना। डिफॉर्म का मतलब एक तरह से सिरोसिस ऑफ लीवर की तरह से, कुछ एक विकृत डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, कि कहीं हेल्दी टिश्यू है, कहीं ये स्कार बन जाएगा, जैसे उसमें मिलता है ना कनेक्टिव टिश्यू में। तो इसी तरह से बोन्स भी कहीं से मोटी कहीं से पतली, जो एक स्मूथ होनी चाहिए थी लॉन्ग बोन खास करके, उसमें वो आ जाएंगे, कहीं उभार होगा, कहीं कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ऐसा एक डिस्टोर्शन डिफॉर्म्ड बोन हो जाएंगी ये। तो ये चूंकि अल्टरनेटिंग है दोनों, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव और हीलिंग, तो इस वजह से ये क्रोनिक डिजीज आगे बोन को लेके ऐसे बढ़ेगा। तो आप अगर हाथ घुमा के देखेंगे उस बोन पे, तो वो वैसी मिलेगी, उबड़ खाबड़ सी, आप देखेंगे तो। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक एंड पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ सो दैट द हैंगिंग हीलिंग कम्स टू एन एंड। तो इसमें तो कह रहे हैं कि आप अपना उसका कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर दो, और जिससे हैंगिंग हीलिंग का एंड हो जाए। ये है इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट में कह रहे हैं आर्थराइटिस। कॉन्फ्लिक्ट है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशन। फिर से टिश्यू, इसमें बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और मेनिस्कस शामिल होंगे। सेरेब्रल मेडुला गवर्न करता है, मेसोडर्मल लेयर से ये बनते हैं। फेस में कह रहे हैं हीलिंग फेस, एक तरह से जो फेस में जो हमें बात करते हैं, तो एक तरह से पेशेंट हमारे सामने जिस स्थिति में आता है ये उस तरफ इशारा होता है। तो ये जो इसका प्रेजेंटेशन होगा खास करके वो हीलिंग फेस में होगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट और आर्थराइटिस, इसका कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद जब हीलिंग फेस होने लगती है, तब आपके पास पेशेंट आता है एक तरह से। इसमें कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, पेन, स्वेलिंग, रेडनिंग, एग्रावेशन थ्रू सिंड्रोम। तो रेस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू नजर आएगा उस दौरान। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म होने के नाते पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, एग्रावेशन थ्रू सिंड्रोम। एग्रावेशन थ्रू सिंड्रोम का मतलब यहाँ ये है, अगर स्वेलिंग है तो, अगर यहाँ स्वेलिंग हो गई, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है, तो उधर वो सिंड्रोम भी जुड़ा है। कई बार घुटने होते हैं ना, स्वेलिंग के साथ आता है आर्थराइटिस। रिमार्क में कह रहे हैं कंसिडर हैंडेडनेस, ब्रैकेट में कह रहे हैं राइट और लेफ्ट एंड साइड भी कंसिडर करो, मदर चाइल्ड या पार्टनर की अगर साइड है। और लोकल कॉन्फ्लिक्ट वो भी देखो यहाँ पे। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसी। अगर हम यहाँ एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर दें और उस हीलिंग को मैनेज कर लें, स्वेलिंग को उसको सप्रेस ना करें, तो कई बार ये इन्फ्लेमेशन अपना आप भी हील हो जाएगा, अगर वो ट्रिगर दोबारा से बार बार नहीं आ रहा है तो। रेस्ट करो, एलिवेटिंग मॉडरेट मोमेंट्स बट ओनली इन द पेन फ्री रेंज। आप जितना भी मॉडरेट मोमेंट करा रहे हो, एक्सरसाइज करा रहे हो, फिजियोथेरेपी जो भी करा रहे हो ऐसे जोड़ की, वो केवल पेन फ्री रेंज तक हो, पेन ना हो इस बात का ध्यान रखें, या पेनफुल पार्ट की नहीं करानी चाहिए, ये भी साथ में जुड़ा है। प्रिंसिपल फॉर
ऑल फिजिकल मेजर्स एनर्जाइज, जितने भी फिजिकल मेजर्स हैं एनर्जाइज करने के उन सबको अपनाओ। कोल्ड शावर्स, कोल्ड कंप्रेसिस, कोल्ड साल्ट रैप, ये बता रहे हैं, इसको करो। आइस आइस पैक, ब्रैकेट में कह रहे हैं अप्लाई डायरेक्टली टू द स्किन ओनली फॉर मैक्सिमम 2 मिनट्स, अदरवाइज इट कम्स टू सो कॉल्ड रिएक्टिव हाइपरमिया विद वार्मिंग इफेक्ट। हालांकि ये हमारे ये होम्योपैथी के हिसाब से तो डॉक्टर दीपशिका ये एंटीपैथी कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि ये इनकी तरफ से ये एंटीपैथी कह के भाई उधर तो इन्फ्लामेशन आ रहा है, इधर ये आइस पैक करा रहे हैं। या फिर दूसरी तरह से देखें तो ये होम्योपैथी इस तरह से हो सकता है कि बर्फ लगाने के बाद में वो बॉडी का वो पार्ट और ज्यादा हॉट होएगा और हॉट अंदर चली रहा है, तो उस तरह से ये फिजिकल होम्योपैथी का भी पार्ट प्ले कर सकती है अगर सेकेंडरी रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स को यहाँ ध्यान में रखेंगे तो ये चीजें हमें खैर ये जहां भी हो हमें सोच समझ के समझना होगा कि कहीं जो एंटीपैथी है वो हमें ध्यान रखना, वो नहीं करना। कंप्रेसिस विद कर्ड चीज, क्ले और एल्यूमिनियम एसीटेट, ब्रैकेट में कह रहे हैं पास्ता कूल एल्यूमिनियम एसीटेट। हे फ्लावर, colloidal silver internally and externally to the affected area. Sindel mineral internally, Sindel mineral से कुछ ये, इसको गूगल पे चैट जीपीटी से जाके हम लोग पता कर सकते हैं। Natural borax internally या externally, if necessary petroleum, tenderizing cabbage leaves and apply. Alcoholic rubbing with Swedish bitters, French brandy, spirit of Melissa, tincture of frankincense or myrrh, essential oil gently applied, जिनमें होंगे लिवेंडर, मिंट, लेमन वगैरह। बाम, कैमोमाइल, लिम्फेटिक ड्रेनेज, एक्वापंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी मसाज। जैसे में कह रहे हैं रबिंग विद पीनट ऑयल एंड मायरा टिंचर और कैस्टर ऑयल। एल्कलाइन डाइट लेनी है, पोर्क लेना नहीं है, इवन बेटर नो मीट, अगर मीट ना ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। केन ब्रेड ड्रिंक, विटामिन D3, ब्रैकेट में कह रहे हैं कॉड लिवर ऑयल। फ्लैक्स सीड ऑयल, एंजाइम प्रिपरेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं वोबेंजिम, एंजाइम प्रिपरेशन को इन्होंने वोबेंजिम करके कुछ कहा है। और ये क्या है, ट्रोमील ऑइंटमेंट, ब्रैकेट में FA हील करके कुछ है। इनके कुछ ये प्रिपरेशंस हैं GNM के अकॉर्डिंग है जो भी। टिश्यू साल्ट, सुजलर टिश्यू साल्ट होंगे ये, नंबर 349। ब्लू लाइट इरेडिएशन, कंसीडर लीचीज, इन भाइयों ने तो लीचीज को भी कंसीडर कर दिया है। लेविलाइट और इकम स्प्रे। इफ नेसेसरी कन्वेंशनल मेडिसिन में कह रहे हैं एंटी रूमेटिक मेडिसिन भी दे सकते हो। इंटेंस हीलिंग पेन अगर कहीं आ रहा हो तो CBD ऑयल, कैनाबिडियोल, कॉर्टिसोन, ब्रैकेट में कह रहे हैं नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म। इंटेंस हीलिंग पेन में अगर कॉर्टिसोन ये स्टेरॉइड वगैरह को या इस ऑयल को लंबे समय तक देना भी नहीं है हालांकि, लेकिन इंटेंस हीलिंग पेन में इसको यूज कर सकते हैं। आफ्टर रिलीफ ऑफ इंटेंसिव पेन, मोशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग पे ध्यान दें जब आराम आ जाए इंटेंसिव पेन में। एंटी इंफ्लेमेटरी मेजर्स ease the healing symptoms but they can extend the healing phase somewhat। कितनी अच्छी बात बताई, एंटी इंफ्लेमेटरी दे तो दोगे, ये हीलिंग सिम्टम को कम तो करेंगे लेकिन आपकी हीलिंग फेज को ये लंबी खींच देंगे फिर। इसलिए कहते हैं कि दर्द को दबाने से हीलिंग लंबी चली जाती है। तो ये था भाई इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, आर्थराइटिस।
इनसे रिलेटेड कोई रूब्रिक अगर आपके पास हुआ करे तो यही कहीं अच्छा रहेगा, उसको उसको जो है यही बात हो जाएगी तो इसमें वो जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ द बर्सा, बर्साइटिस। एक्चुअल में वैसे तो यहाँ रूब्रिक इसलिए नहीं एकदम आएगा क्योंकि लोकेशन के हिसाब से बता रहे हैं दीपशिखा, जी बस है ना। शोल्डर का आएगा, घुटने का आएगा, रिस्ट का आएगा, एंकल का आएगा, तो वे अपने अपने हिसाब से रूब्रिक अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ कोई रूब्रिक पर्टिकुलर हो भी नहीं सकता, लोकेशन के हिसाब से बने। वो उसके फंक्शन और उसकी लिमिटेशन के हिसाब से रूब्रिक बनेगा ना। हाँ हाँ, नहीं कर पा रहा या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा है किसी को लेकर। हाँ, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा तो शोल्डर हो गए, डे टू डे अफेक्टेड है तो घुटना हो गया, डेक्सटरिटी से रिलेटेड है तो रिस्ट हो गया, स्किल से रिलेटेड। तो ये सब इसमें जनरल सेल्फ वर्क कॉन्फ्लिक्ट जिसमें मोस्टली सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं कई पेशेंट में, तो उसमें तो फिर एक जनरल सेल्फ वर्क कॉन्फ्लिक्ट चला जाएगा। हाँ, वो तो जनरल सेल्फ वर्क कॉन्फ्लिक्ट चला जाएगा भाई। या तो वो बंदा ह्यूमिलिएट हुआ है कहीं, या फिर वो बंदा बहुत ही उसमें चला गया। ये भी इम्पोर्टेंट होगी कि अगर सिर्फ जॉइंट्स अफेक्टेड है ना तो उसके रिलेशनशिप में कहीं ना हाँ, कहीं प्रॉब्लम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जनरल यानी कि एज ए होल फैमिली, या राइट पार्टनर का जॉइंट आ रहा है, या लेफ्ट मदर फैमिली का उसका जॉइंट आ रहा है, उसमें भी ऐसे हो जाएगा। अगर पूरे के जैसे भैया ने बोला ना कि अगर सारे जॉइंट अफेक्टेड है तो यानी उसका हर रिलेशनशिप के साथ उसका कुछ। हाँ, जॉइंट जो है एक मायने में रिलेशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स भी होता है, और सारे के सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता है कि पूरे के पूरे परिवार से ही उसकी वो हो रही है। ये केस बता देगा। बहुत अच्छी बात कही है दीपशिका आपने, रिलेशन भी होंगे जॉइंट आपस में कनेक्टिविटी के, और जॉइंट का दूसरे जो फंक्शन है उनसे भी रिलेट करके हम पता करेंगे। फंक्शन ऑफ द बर्सा या बर्साइटिस जिसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ द बर्सा या बर्साइटिस। द बर्सा आर sacs of lubricating fluid lying close to the joint where the muscles and ligaments glide over the bone. They provide temporary storage and cushioning देते हैं। तो ये बर्सा या SACS ये जो थैली हैं लुब्रिकेटिंग फ्लूइड की, ये जॉइंट के आसपास रहती हैं, जहां पर मसल्स लिगामेंट एक दूसरे लिगामेंट और मसल्स ग्लाइड करते हैं बोन के ऊपर, फिसलते हैं चलते वक्त, फंक्शन करते वक्त। और ये प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज एंड कशनिंग, ये कशन भी देते हैं, गद्दी भी देते हैं वहां बोन्स आपस में, और टेम्परेरी स्टोरेज भी वहां होता है कुछ किसी चीज का, न्यूट्रिशन का या उनका हो सकता है शायद। लेकिन मजे की बात यह है कि चूंकि ये ग्लाइड करते हैं बोन के ऊपर, तो अगर कहीं फ्रिक्शन है, रिश्तों में फ्रिक्शन है दीपशिका, खास करके देखो आपका पॉइंट आएगा। तो अगर मान लो सास बहू का फ्रिक्शन है, आपस में झगड़ा है, तो उसमें एक बार अमरीश सर ने या किसी लेक्चर में आई थी बात कि यहाँ सास बहू में ना फ्रिक्शन है, रिश्तों में रूखापन है यहाँ, इसलिए उसके आवाज भी आ रही थी और उसका जो ये साइनोवियल फ्लूइड था वो कम हो गया था। तो फ्रिक्शन को भी लिया था ग्लाइड, यहाँ ग्लाइड वर्ड की वजह से मैंने पॉइंट रखा। ग्लाइडिंग जहां फ्रिक्शन होगा, जहां लुब्रिकेशन कम होगा, जहां इमोशनल फीलिंग कम होगी, वहां पर फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन पैदा होने से वो पर्टिकुलर बोन इरोड हो जाएगी वहां की। तो ये फ्रिक्शन अगर कहीं है रिश्तों में, वो भी यहाँ आता है। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ बता रहे हैं, सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू लोकेशन इन द बॉडी। फिर से एक बात कही, टिश्यू कहा इन्होंने, बर्सा यहाँ इन्वॉल्व है, सेरिब्रल मेडुला कंट्रोल करता है, मेजोडर्मल लेयर से ये बनेगा बर्साइटिस जो ये बर्सा में होती है। फेज कह रहे हैं हीलिंग फेज होगी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा, स्वेलिंग होगी, पेन होगा, रेडनिंग होगी।
बेसिकली फिर बात हो जाती है कि हीलिंग फेज में पेशेंट हमारे सामने आएगा अगर बर्साइटिस हो रखी है तो। रिमार्क में कह रहे हैं एग्रावेटेड बाय सिंड्रोम टेक इनटू अकाउंट हैंडेडनेस एंड साइड और लोकल कॉन्फ्लिक्ट। अगर एग्रावेटेड बाय सिंड्रोम है वो भी हमें ध्यान संज्ञान में लेना है, स्वेलिंग अगर है, हैंडेडनेस भी यहाँ कंसिडर करनी है राइट और लेफ्ट के हिसाब से, और साइड भी करनी है मदर चाइल्ड और पार्टनर की, या फिर लोकल कॉन्फ्लिक्ट को भी यहाँ ध्यान में रख के चलना है इस केस में बर्साइटिस के। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग अवॉइड रिकरेंसेस, और कह रहे हैं ये इन्फ्लेम्ड जॉइंट में भी इसको जाके देखो वहां भी। सर ये वाले जो बर्साइटिस होगा और यहाँ पे जो पेन होगा जनरली सोरिक होना चाहिए या फिर हाँ सोरोसाइकोटिक होगा, सोरोसाइकोटिक ज्यादा मिलेगा, वैसे ये फंक्शनल टाइप का ज्यादा मिलेगा, फ्रिक्शन टाइप का जो भी है। और अगर कहा बिल्कुल ही जैसे फ्रोजन शोल्डर है, फ्रोजन शोल्डर में एक तरह से बर्साइटिस होने के बाद वहाँ फाइब्रोटिक चेंजेस आने लगते हैं दोस्त, तो वो अब सोरा नहीं रहा, केवल वो साइकोसिफिलिटिक की तरफ बढ़ रहा है। तो ये फिर बात करेगा कि इन्फ्लामेशन कैसा है। बर्साइटिस का मतलब तो सीधे वैसे इन्फ्लामेशन से है, आइटिस जो लगा, तो ये जनरली सोरोसाइकोटिक या वैसा है, फंक्शनल डिजीज है अभी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे फ्रोजन शोल्डर है तो वहाँ कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोटिक चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ फिक्स हो गया, वहाँ एक वहाँ जो है अब फंक्शनल से आगे बढ़ के स्ट्रक्चरल में बात पहुंच गई। तो फिर ये डिपेंड करेगा उसकी क्रॉनिसिटी से और उसकी इंटेंसिटी से फिर से। तो बेसिकली ये फ्रोजन शोल्डर में मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे बर्साइटिस पहले हुई होगी और उसके बाद धीरे 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 उसमें फाइब्रोसिस होती गई और वो फिक्स हो गया जॉइंट, ऐसा कुछ भाव आ रहा है। और किसी के पास पॉइंट है तो आप रखें, दीपशिखा, अमित। नहीं बस ठीक है। तो ये था भाई आपका बर्साइटिस। नेक्स्ट है इन्फ्लेम्ड बोन मैरो ओस्टियोमाइलाइटिस। इन्फ्लेम्ड बोन मैरो, बोन मैरो का जब भी जिक्र आता है तो जाहिर सी बात है ब्लड से लेके तो देखना बनता ही है, क्योंकि उधर ब्लड फॉर्मेशन हो रहा है। According to conventional medicine, this is a bacterial infection caused by staphylococci. बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है इन्फ्लेम्ड बोन मैरो ओस्टियोमाइलाइटिस कन्वेंशनल मेडिसिन के अनुसार, और उसमें भी स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जिम्मेदार है। फ्रॉम द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर व्यू, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एन इन्फेक्शन। अगर हम बात करें 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से तो ये जाहिर सी बात है कि ये इन्फेक्शन है ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे मिलेगा, सेल कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशन। फिर से टिश्यू है बोन मैरो, इन्वॉल्व हो रहा है, सेरिब्रल मेडुला इसको गवर्न करता है, मेजोडर्मल लेयर से बनेगा। फेस यहाँ आएगी इंटेंसिव हीलिंग फेस, इंटेंसिव हीलिंग फेस, बहुत जबरदस्त हीलिंग फेस है जो आगे बढ़ेगी एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ बोन मैरो की तरफ। द एक्सुडेट कमिंग फ्रॉम द बोन मैरो स्ट्रेचेस द पेरियोस्टियम, जिसकी वजह से पेन होगा। बैक्टीरिया ऑप्टिमाइज द हीलिंग, यह बैक्टीरिया तो हीलिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए आया। तो मजे की बात यह है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा यहाँ बोन मैरो का इंटेंसिव हीलिंग के पीछे। इसका मतलब कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हुआ, उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट आया और वो एक्यूट आया, सडन और इंटेंस आया। ये एक तरह से क्रॉनिसिटी में नहीं है, ये सडन अनएक्सपेक्टेड वायलेंट कोई शॉक आया उसको, जो फिर हीलिंग में जाएगा तो हीलिंग भी फिर उसकी इंटेंसिव ही आएगी, जिसकी वजह से बोन मैरो में इन्फ्लेमेशन होगा। और जो उसका जो एक्सुडेशन है, एक्सुडेशन जो है बोन मैरो के अंदर, उसकी वजह से पेरियोस्टियम चूंकि उसको कवर अप करती है, उसको स्ट्रेच करेगी, उसको बाहर को धकेलेगी, उसको पुश करेगी एक तरह से, जिसकी वजह से पेन होगा। बैक्टीरिया वहां पे आएगा ऑप्टिमाइज करने के लिए उस हीलिंग को, जो इंटेंसिव हीलिंग है उसको थोड़ा सा सूदिंग
करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वहां बैक्टीरिया भी आएंगे और उन्हें बैक्टीरिया को ही मार देते हैं, तो फिर इंटेंसिव हीलिंग में पड़ा रहता है और ज्यादा दिक्कत आती है। रिमार्क कह रहे हैं एग्रावेशन थ्रू सिंड्रोम इफ द इन्फ्लेमेशन इज क्रॉनिक, ब्रैकेट में कह रहे हैं रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा फिर डॉक्टर दीक्षित। एग्रावेशन तो मिलेगा सिंड्रोम की वजह से, जो डॉक्टर श्रेय यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा उसकी वजह से यहाँ और ज्यादा स्ट्रेचिंग आ जाएगी। इन्फ्लेमेशन यदि क्रॉनिक हुआ यानी कि रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट अगर वहां बार बार है, सिस्ट एंड एब्सिस कैन डेवलप, तो फिर वहां सिस्ट भी बन सकती है और एब्सिस भी बन सकता है यदि रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट है या इन्फ्लेमेशन यदि क्रॉनिक है, तो वहां पर फिर सिस्ट बन जाएगी या फिर एब्सिस बन जाएगा। इसमें भी कह रहे हैं कंसिडर करो हैंडेडनेस को, राइट है या लेफ्ट है बंदा, साइड को भी कंसिडर करो, मदर से रिलेटेड, चाइल्ड या पार्टनर से, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट से भी ये बात चेक करके आगे बढ़ना है। थेरेपी में कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट, द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, रिकरेंसेस ना हो तो अवॉइड रिकरेंसेस में तो भैया राइट रेमेडी ही चाहिए, नहीं तो रिकरेंसेस को तो अवॉइड करना इतना आसान नहीं है। बोन, नेक्स्ट हेडिंग है बोन मैरो ट्यूमर। बोन मैरो ट्यूमर्स ब्रैकेट में करें प्लाज्मा साइटोमा, मल्टीपल माइलोमा और KAHLER कैलर्स डिजीज, कैलर्स डिजीज भी बोल रहे हैं। बोन मैरो के अंदर का ट्यूमर है। कॉन्फ्लिक्ट है सेल्फ अर्थ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशन। फिर से फेस होगी हीलिंग फेस, जो आपके सामने आएगा पेशेंट। सेल डिवीजन, हीलिंग फेज में यहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, रेस्टोरेशन ऑफ बोन मैरो हो रहा है। रिमार्क कर रहे हैं कि द ट्यूमर इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय ए बोन मार्क नेक्रोसिस, ट्यूमर हमेशा आगे बढ़ेगा प्रेसिडेड बाय ए बोन मार्क नेक्रोसिस के रूप द्वारा। इफ फ्लैट बोन्स आर अफेक्टेड, ल्यूकीमिया ब्रैकेट में एक्सेसिव ब्लड प्रोडक्शन अकर। फ्लैट बोन्स में तो ब्लड सेल्स ज्यादा बनती हैं, तो कह रहे हैं अगर फ्लैट बोन्स अफेक्टेड हैं इसकी वजह से, तो वहां पर एक्सेसिव ब्लड प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेगा हीलिंग में, और वहां पर इसको ल्यूकीमिया भी एक तरह से डायग्नोज होगी, ल्यूकीमिया होगा। कंसिडर हैंडेडनेस, यहाँ भी राइट और लेफ्ट एंड साइड कंसिडर करेंगे, मदर चाइल्ड और पार्टनर, और लोकल कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ भी देखेंगे अगर बोन मैरो ट्यूमर मिल जाए तो। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, और साथ में कह रहे हैं आर्थराइटिस भी देखो। इन आवर ओपिनियन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट यूजफुल, ऑथर कह रहे हैं जीएनएम के अनुसार जो है स्टेम सेल का ट्रांसप्लांटेशन यहाँ यूजफुल नहीं है, बिकॉज इट इज इनएफेक्टिव। इसलिए होगा जब तक वहां मान लो कॉन्फ्लिक्ट है तो आप कितनी स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करे जाओ, वो उसको फिर गिरा देगा। जब तक वहां कोज बना हुआ है तो इफेक्ट तो आता रहेगा भाई। दूसरे इसमें ये आजकल ये नॉन हॉटस्किन लिम्फोमा में ना ये देखा गया है कि जहाँ पे ये ALK नेगेटिव जो केस होता है, जिसमें नॉन हॉटस्किन होता है, उसमें भी वो ब्लड टाइप ऑफ ब्लड कैंसर होता है, तो उसमें भी स्टेम सेल्स का रिप्लेसमेंट करते हैं ताकि वो जो है बोन मैरो जो है वो मतलब सही तरीके से ब्लड बना पाए। लेकिन उसमें भी सर ये होता है कि उसमें भी वो कहते हैं कि हम एडवाइस कर रहे हैं, बट तो ये हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ उनका 100% श्योरिटी नहीं होती। हाँ 50-50 तो देखो इसलिए भी आ गई ना, क्योंकि वो इफेक्ट को कवर करते हैं, कोज को तो कवर करते नहीं कभी। तो 50-50 तो उनका हर एक केस में है, और वो 50-50 में भी वो केस रिकवर हो जाते हैं जो अपने अपनी क्षमता से होते हैं दोस्त। इनका उसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं होता, केवल ये इंटेंसिटी को मैनेज करने में तो मदद करते हैं बस। कहीं कहीं बहुत ज्यादा अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हीलिंग की तो वहां कई बार हीलिंग ले जाती है मरीज की जान। और इनका
वो मैनेजमेंट अगर उसकी इंटेंसिटी को कम कर दे, हीलिंग की थोड़ा सा सूदिंग कर दे, तो हीलिंग तो बॉडी कर रही है वहां भी। इनकी मेडिसिन का कहीं भी योगदान कोज को हटाने में तो है ही नहीं। वो तो बंदा अपने आप हीलिंग में आ चुका था और वो हीलिंग उसकी जान ले रही थी। जान तो दो तरह से जाती है ना इंसान की, हीलिंग फेज में भी तो जाती है। अब वो हीलिंग फेज को ये सूदिंग कर देते हैं, उसको थोड़ा सा बोलते ना या तो ऑप्टिमाइज कर देते हैं, तो वो मदद कर देती है बेसिकली रिकवर होने में, क्योर होने में मरीज को। बस उतना रोल है और वो अच्छा रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहें कि हमने क्योर करा, क्योर तो मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि आप रास्ते पे नहीं चले क्योर वाले पे। तो है भैया जी सर। तो इसलिए 50-50 तो इनके पास 100% टैग मार्क है हर एक केस में। 50-50 और होम्योपैथी को बड़े सर बोलते थे 100% रिजल्ट देती है इस तरह से, तो उसका रास्ते ही सही दिशा में ले जाएगा। तो वो अब वो अलग बात है कि 100% में कंपनसेटरी भी होते थे। वो इसलिए मजबूती से होम्योपैथी में कहा जा सकता है क्योंकि प्रिंसिपल उसका अकॉर्डिंगली है, अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ है। तो भैया 50-50 तो कहना है इनका बनता ही है, और 50-50 में 70-30 80-20 में पहुंच जाते हैं। 80 नो चांस, 20 चांस। बोन मैट है भैया, हो गया। बोन ट्यूमर है, हेडिंग है बोन ट्यूमर, ओस्टियोब्लास्टोमा, ओस्टियोमा, ओस्टियोइड, ओस्टियोमा, एविंग्स सार्कोमा, EWING, एविंग्स ऑफिस्ट्रोफी है, सार्कोमा बोलते हैं। ओस्टियोसार्कोमा भी बोन ट्यूमर को के अंतर्गत आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट इसमें और एक्सेट्रा भी कह रहे हैं भाई, और भी हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं सल्फर कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशन आएगा यहाँ। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव हर और सभी के पीछे जो हम सबसे शुरू में पढ़ के चले थे ना द सल्फर कॉन्फ्लिक्ट इन डिटेल 287 पर, लेकिन इन्होंने 286 कह रखा है। इनके पेज की बड़ी मिसप्रिंट है, मिस्टेक्स हैं। 287 पे जो लोकेशंस बताई हैं उसके अकॉर्डिंग सल्फर कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू बॉडी लोकेशन। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में यहाँ हो रहा है सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द बोन्स, ऑस्टियोलाइसिस ब्रैकेट में करें, ऑस्टियोलाइसिस ब्रैकेट से बाहर कोमा लगा करें, नो पेन। हीलिंग फेज में क्या होने वाला, रेस्टोरेशन ऑफ द बोन सब्सटेंस इज इक्वल टू कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से बोन ट्यूमर। बायोलॉजिकल मीनिंग ये है इसके पीछे, शरीर का मकसद ये है रेनफोर्समेंट ऑफ द बोन, बोन को मजबूत करना, सुदृढ़ बनाना, मजबूती देना, ये मकसद होता है शरीर का इस बोन ट्यूमर को लाने के पीछे। द अफेक्टेड एरिया इज आफ्टर कंप्लीटेड एसबीएस स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। देखो मजे की बात डॉक्टर श्रे, जहां बोन ट्यूमर बना था, अगर बोन ट्यूमर को सही तरीके से उसको हील होने दिया जाए तो वो पार्ट पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। वो हड्डी का वो वाला हिस्सा जिसमें ये ट्यूमर बना था, और ये केवल हड्डी के वाले हिस्से की बात नहीं है। जहां कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में सेल डिग्रेडेशन हो रहा है तो हीलिंग के बाद वो वाला पार्ट जनरली मोर स्ट्रॉन्गर होता है पहले से। तो देखो नेचर मजबूत करने के लिए एक तरह से ये स्टेप ला रही है बंदे के साथ। अब वो अलग बात है कि कोई इंटेंसिटी की वजह से डेथ हो जाती है किसी की, उसको संभाल लो बस, अदरवाइज नेचर तो हमेशा हील करती है। मैंने एक दिन एक लाइन पढ़ी थी, नेचर टीचिंग एंड नेचर लीडिंग नेवर कैन बी रॉन्ग करके, कुछ ऐसा था। जहां हमें प्रकृति ले जा रही है, जो हमें वो सिखा रही है, वो हमारे भले के लिए ही है। इनको ऐसे भी एक दिन मलिक सर ने कैंप में कहा था डॉक्टर से, डिजीज आर डिफेंस करके, है ना, डिजीज आर डिजीज आर डिफेंस, याद है सर कहा? जी 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 जी, डिजीज आर डिफेंस, वो यही है। रिमार्क कह रहे हैं, द रीजन इज दैट पीपल सफर सेल्फ और कॉन्फ्लिक्ट थ्रू कैंसर डायग्नोस्टिक्स और बाय मल्टीलेटिंग थेरेपीज।
लोगों की सफरिंग का जो कारण है सेल्फ लोकल सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है। क्या है वो? कैंसर की डायग्नोसिस आ गई तो उसको शिकार हो गए उसके। और मल्टीपल म्यूटिलेटिंग मल्टी नहीं म्यूटिलेटिंग थेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इनके द्वारा उसको म्यूटिलेशन की वजह से वो लोकल सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ए डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आई एम नॉट लॉन्गर ए रियल वोमेन। आ गया ना? अगर किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस कर दिया तो वो उसका सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट आया कि आई एम नो लॉन्गर ए रियल वोमेन। लोकल सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट with resulting cell division in the breast bone or ribs is equal to conventional medicine bone cancer। देखो उधर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, कॉन्फ्लिक्ट आया, आई एम नो लॉन्गर ए रियल वुमेन, सेल लोकल सेल कॉन्फ्लिक्ट में गई क्योंकि वो चेस्ट के ऊपर ब्रेस्ट बोन के ऊपर है वो वाला स्ट्रक्चर वो पार्ट, तो ब्रेस्ट बोन या रिब्स इसमें सेल डिवीजन हो गई उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। उसके हिसाब से कन्वेंशनल मेडिसिन ने कह दिया कि ये बोन कैंसर है। ब्रीफ एग्जामिनेशन इंटरवल्स oblique progressively better image producing machines ensure that these tumors are discovered sooner and more often। और मजे की बात ये भी आ गई है, ब्रीफ एग्जामिनेशन इंटरवल्स मतलब थोड़ा थोड़े समय के बीच में बार बार एग्जामिनेशन के कारण, और प्रोग्रेसिवली बेटर इमेज प्रोड्यूसिंग मशीन आने की वजह से, जितनी अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, एंश्योर दैट दीज ट्यूमर आर डिस्कवर्ड सूनर एंड मोर ऑफन। तो ये ट्यूमर जो अपना आप भी रिजोल्व हो जाते हैं अंदर कई बार, ये तो जल्दी सामने आने लगे लोगों के और अक्सर सामने आने लगे। तो जल्दी सामने आ रही है और अक्सर सामने आ रही है तो कई बार हीलिंग फेज जो पता भी नहीं चलती, गांव देहात में अनजान जो नॉर्मल नेचुरल लोग हैं उनमें आती है चीज चली जाती है, वो पढ़े लिखों को जल्दी पता चल जाती है, ये वो फंस जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। तो इसके पीछे ये जो नई नई जो टेक्नोलॉजी नई नई जो मशीन आ रही है, और सबसे बड़ी बात ये दीपशिका आजकल कहते हैं ना मैं फिजिकल चेकअप कराती हूँ 6 महीने हर साल। तो ये जो सेल्फ चेकअप कराने का जो चक्कर पड़ गया ये लोगों को और ज्यादा बीमार कर रहा है। बिल्कुल रूटीन चेकअप कराने पहुंच जाते हैं पूरा का पूरा, और भैया उनका कुछ मॉनिटरिंग कुछ अपना सेल्फ हिट जुड़ा होता है कंपनीज का, उनका वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में डाल लेते हैं, फिर वो आप वहां जाके ले आते हो कुछ ना कुछ। तो वो यही कह रहे हैं कि इनकी वजह से जल्दी सामने आने लगी हैं चीजें। सो कॉल्ड प्राइमरी बोन ट्यूमर आर यूजुअली डिस्कवर्ड व्हेन ए पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन। सो कॉल्ड प्राइमरी बोन ट्यूमर, जो प्राइमरी बोन ट्यूमर्स जो हैं यूजुअली डिस्कवर हो जाते हैं जब पेशेंट दर्द की शिकायत करता है। कह रहे हैं इन अर्लियर टाइम्स, पहले जमाने में पहले समय पर द पेशेंट वाज सेंट होम फॉर बेड रेस्ट। जांच करते नहीं, कहते थे पहले समय पेशेंट को घर भेजा जाता कि बेड रेस्ट कर। नाउ दे कीप लुकिंग अंटिल दे फाइंड समथिंग। नाउ दे कीप लुकिंग, अब जब तक उनको कुछ मिल नहीं जाता तब तक देखते रहे, चेकअप कराते रहते हैं। जबकि पहले जमाने में दवाई दी कहा रेस्ट करो और वो हील हो गया। दीपशिका देखो कितना अच्छा था पहले। अब क्या है कि जब तक कुछ ना कुछ मिल नहीं जाता वो झांकते रहते हैं मशीनों के द्वारा शरीर में। कह रहे इन सीटी स्कैन नॉट ओनली टिश्यू डेंस हाइपर डेंस ब्रैकेट में कह रहे हैं एरिया आर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कार्सिनोजेनिक बट आल्सो एरिया विद लो डेंसिटी यानी कि हाइपोडेंस इक्वल टू कन्वेंशनल मेडिसिन जाइंट सेल बोन ट्यूमर और ओस्टियोक्लास्टोमा। अब मजे की बात यह आई, कोई भी आपकी हीलिंग चल रही है या तो हाइपरडेंसिटी की तरफ होके जाएगी या हाइपोडेंसिटी की तरफ होके जाएगी। अब इनके हिसाब से दीपशिका दोनों ही डायग्नोसिस जो है कार्सिनोजेनिक बता दी जाती है। और हीलिंग में या तो वो फाइट करेगा मतलब या तो हाइपर में जाएगा सेल का या हाइपो में जाएगा। अब देखो मजे की बात, 100%
100% बीमारी बनने की गारंटी इनके पास है, चाहे वो हीलिंग हो रही हो चाहे वो एक्टिव हो रहा हो। तो इस तरह से इनकी तरफ से या तो सेल बोन जॉइंट सेल बोन ट्यूमर हो जाएगा या फिर ऑस्टियोक्लास्टोमा की डायग्नोसिस तो बननी तय है। बिल्कुल। और जबकि वो हीलिंग का प्रोसेस है, हमें ये समझना है यहाँ वो हीलिंग चल रही है। अगर बेड रेस्ट दे रहे तो वो ज्यादा सेफ रहता, बचते इनकी बहुत ही बारीक फाइंडिंग के चक्कर से। तो ये तो बड़ा एक तरह से डराने वाला स्टेटमेंट है। जितनी बढ़िया बढ़िया सिटी स्कैन की मशीनें आ रही हैं डॉक्टर दीपशिका, सिटी स्कैन, पैट स्कैन, ये तो लोगों को और ज्यादा बीमारियों से ग्रसित करने की तरफ बढ़ाएंगी भाई। मेरे पास बहुत बढ़िया भी केस है। एक मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनको किडनी स्टोन था, वो स्टोन निकलवाने के लिए गए और वो ऐसे है कि मतलब तुरंत कुछ होता है उनको तुरंत निकलवाना रहता है, तो वो चले गए। उनको पहले कभी स्टेंट लगा था, ये पता चला था। हॉस्पिटल में उनको 2 दिन एडमिट करके रखा गया, सारे टेस्ट कराए गए एक के बाद एक। जैसे आप बोल रहे थे ना, तब तक कुछ ढूंढते हैं जब तक कुछ मिल ना जाए। 1.25 लाख 2 दिन में टेस्ट हुआ और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अभी इनकी सर्जरी नहीं हो सकती है, ये आएंगे 1 महीने बाद। तो उन्होंने बोला भैया ने कि फिर 1 महीने बाद आएंगे तो सीधे सर्जरी हो जाएगी ना, तो उन्होंने कहा नहीं, यही सारे टेस्ट दोबारा किए जाएंगे, फिर चेक करेंगे फिर भाई, फिर भी वो सेफ है। हाँ, अभी 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले ही अभी हाल फिलहाल में एक पोस्ट आई थी मेरे पास, और वो रियल थी। कोई बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का कोई बंदा था, बहुत अच्छे लेवल पे था, उसकी माँ को दर्द हुआ और वो डॉक्टर के पास गया। उसने ये कहा कि जांच होगी, हो सकता है इनको जीबी स्टोन हो। अब जीबी स्टोन के चक्कर में उन्होंने टेस्ट शुरू करे दीपशिखा, तो वो ये फोर्टिस हॉस्पिटल की कहानी बता रहा था वो, और फोर्टिस की है, यही फोर्टिस हाँ, का ही रियल आया था। तो बेसिकली वो चेस्ट के साथ साथ फिर किडनी, हार्ट, ये वो करते, वो बेसिकली वो बीमार ही होती चली गई। और बड़े दुख की बात उसकी पोस्ट का समरी ये है कि लास्ट में वो बची नहीं, और 40-50 लाख का, 45 लाख का उसको उन्होंने वो बना दिया। अब उसमें ये बताया कि उसने इंसिस्ट करा कि भाई मेरी माँ की मेरे को वो दो, क्या था पहले केस समरी दो मुझे। और जब दूसरे डॉक्टरों को दिखाया, उसको जीबी स्टोन था ही नहीं दीपशिखा। तो ये ऐसा सर्किल है भाई, इतना बुरा जाल है, दलदल है ये। अगर पैर घुसा नहीं ना इस दलदल में तो फिर बड़ा मुश्किल है, आप समाते चले जाओगे। जैसे कोई दलदल होता है ना जंगल में, बहुत भयानक। तो ये दलदल एकदम जी बॉस। अरे बेटा, हेल्थ इंश्योरेंस दलदल में घुसते हुए इंसान को ऊपर से पुश करने के लिए बन गया, बस करे वही एक प्लस फैक्टर बन जाता है, प्लस बन गया। और दलदल में क्यों वो सो जाता मरीज के मेरा हेल्थ इंश्योरेंस तो है ही, ये सब हो जाने दो, मुझे क्या दिक्कत है, पैसा तो है। जब शरीर भी खाली और जेब भी खाली और इंश्योरेंस भी खाली, तब समझ में आता है। तो खैर, ये तो बहुत ही डरावना आज का वो है एस्पेक्ट है, आज की प्रेजेंट स्टेट जो है। तो भाई भगवान बचाए इन लोगों से। ओस्टियोसार्कोम करके हेडिंग दिया है, इसमें कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली व्हेन कैंसर इज सस्पेक्टेड ऑफन ए पंक्चर इज परफॉर्म्ड। लो भाई, जो कि लिक्विड बोन कैलस लेते हैं, रन आउट थ्रू, अच्छा, जिस पंक्चर की वजह से कह रहे हैं लिक्विड बोन यानी कि कैलस रन्स आउट थ्रू द होल इनटू द पेरियोस्टियम एंड हार्डनेस आउट इन द सरफेस सराउंडिंग टिश्यू is equal to osteosarcoma is equal to conventional medicines evidence of malignancy। जो आगे osteosarcoma arise mostly by medical malpractice rarer through unfortunate injuries during bone healing phase। इससे ज्यादा कड़वा सच क्या हो सकता है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि कैंसर का सस्पेक्ट की वजह से ये बोन में पंक्चर करते हैं, जांच करेंगे कौन सी मैलिग्नेंट तो नहीं है, जिसकी वजह से उस पंक्चर के थ्रू लिक्विड बोन टिश्यू बाहर आ जाता है, जिसको कैलस बोलते हैं अंदर से, और वो पेरियोस्टियम पे हार्ड हो जाता है
और इसे फिर कह देते हैं ये खुद ही के ऑस्टियोसार्कोमा। कई बार कहेंगे साहब जब तक वो सुई नहीं लगी थी जब तक तो सूजन थी नहीं, और अब वो गांठ और बन गई। और फिर कन्वेंशनल मेडिसिन में एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इसको घोषित कर देते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा अराइज मोस्टली बाय मेडिकल माल प्रैक्टिस, यानी कि पंक्चर। मोस्टली कहा है डॉक्टर श्रे, मोस्टली मेडिकल माल प्रैक्टिस की वजह से होता है ऑस्टियोसार्कोमा, पंक्चर करने की वजह से। और भाई रेयर ही होता है कोई चोट फोट लगने की वजह से बोन हीलिंग में, तो नहीं तो ईडी की देन है, ये मेडिकल माल प्रैक्टिस की देन है ऑस्टियोसार्कोमा। वो सर बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं ना। हाँ, उसी होल में को जो टिश्यू बाहर आता है कैलस के रूप में, वो वहां हार्ड हो जाता है, उस हार्डनिंग को ये स्वेलिंग कह देते हैं, और स्वेलिंग को ऑस्टियोसार्कोमा कह देते हैं आंख बंद करके। If the hole does not close on its own, one can try to stop the spilling of callus through an irradiation or surgery। और मजे की बात ये हो जो होल करा था इन्होंने पंक्चर में, वो अगर अपने आप बंद नहीं हुआ, जो हड्डी का होल होना इतना आसान थोड़ी है बंद होना दीपशिखा। और जब वो नहीं होगा डॉक्टर श्रे, तो फिर ये उसको बंद करते हैं स्पिलिंग ऑफ कैलस थ्रू एन इरेडिएशन और सर्जरी करके, या इरेडिएशन के थ्रू। इरेडिएशन, ये रेडिएशन का तो है नहीं, पता नहीं क्या है। फिर ये अपनी अगली कोशिश करते हैं उस छेद को बंद करने में। पहले तो करेंगे नुकसान, उस नुकसान को भरपाई करने के चक्कर में मरीज को ले जाते हैं। यार इतना गंदा काम चल रहा है, बताओ लोगों को अभी लाइमलाइट में आ ही नहीं रहा ये। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस, द बिग प्रॉब्लम इज यूजुअली द पेन। इन केसेस में सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर श्रे दर्द होता है। Therefore use generous conventional modifying एंटी रूमेटिक ड्रग। ठीक है, फिर उसके लिए जेनरस कन्वेंशनल मेडिसिन मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स ले लो अगर दर्द है। इफ नेसेसरी यदि जरूरत हो CBD ऑयल भी ले लो, कैनाबिड ऑयल। ऑफ कोर्स नो कीमो, नो इरेडिएशन पॉसिबल इज पॉसिबल इन एक्सेप्शनल केसेस। कोई जरूरत नहीं है कीमो की, रेडिएशन की। इरेडिएशन करा, इरेडिएशन देखना बेटा डॉक्टर दीपशिखा, रेडिएशन से अलग है कुछ। अरे रेडिएशन पॉसिबली एक्सपर्टीन के है जी, मतलब वही होता है। अच्छा, रेडिएशन क्यों नहीं कहा, IRRADIATION कहा डॉक्टर श्रे, आप देखो जरा। रेडिएशन ही है, प्रकाशन विकिरण। अच्छा, फिर मतलब रेडिएशन थेरेपी ही है, रेडिएशन कराओ एक्सेप्शनल केसेस में। इफ द पेन इज अनबियरेबल इंटेंसिव, यदि दर्द अनबियरेबल हो, इंटेंसिव हो, तब आप कराओ। और इरेडिएशन भी इसलिए कराया जाता था, बड़े सर भी बोलते थे कीमो और इरेडिएशन की वजह से उसकी जो स्पीड है पैथोलॉजी की, सेल डिवीजन की, प्रोग्रेशन ऑफ ट्यूमर की है जो भी, वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है कीमो से। है जी, बस इसमें लिखा है रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ एनर्जी, हाँ, while irradiation is the process of exposing something to that radiation। वो सिकाई लगवाना एक तरह से, रेडिएशन निकलना, और इरेडिएशन किसी को वो रेडिएशन को लगवाना, एक्सपोज कराना। हाँ, रेडिएशन तो रेडिएटिंग लाइट, रेडिएटिंग उससे है, और इरेडिएशन का मतलब वो थेरेपी, एक तरह से रेडिएशन से कराई हुई थेरेपी को इरेडिएशन कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो ठीक है भाई, तो यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम, राम राम, राम राम जी।